जी, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा जी, देखें जी, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसमें से कोई चीज नहीं लिखनी है आपने, जो मैं बता रहा हूं बस आप देखें। मैंने ये बताया था कि अगर आपको ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़े, किसकी इनकम स्टेटमेंट? ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़े, ये मैंने कल पूछा था। ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़े तो वो कैसे बनेगी? तो बच्चों ने जवाब दिया कि सबसे पहले ट्रेडिंग बिजनेस बनी बनाई चीज लेता है, तो शेयर रेवेन्यू माइनस ट्रेडिंग बिजनेस की क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में तीन चीजें आती हैं। कॉस्ट ऑफ सेल में कितनी चीजें आती हैं? तीन चीजें ट्रेडिंग बिजनेस में। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस परचेज कॉस्ट और माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक। ये बात हम कर चुके हैं कल। ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग FR1 वगैरह सब में भी होती है। ट्रेडिंग बिजनेस होती है FR1 के इंट्रो में है। तो सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से फिर हम लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या लेस करते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमने कहा था सेलिंग, मार्केटिंग और सॉरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद एडमिन कॉस्ट है। तो ये दोनों लेस करते हैं तो आपके पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये मैंने रेफरेंस के लिए बनवाई थी। आल्दो वैसे हमें ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट कॉस्ट के सब्जेक्ट में नहीं आनी, MFA में आनी है आगे जाके। तो इसीलिए आपको ये फॉर्मेट बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। जी जनाब। इसके बाद मैंने ये कहा था अगर आपको ट्रेडिंग बिजनेस की बजाय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में स्टेटमेंट बनानी पड़ जाए, क्या बनानी पड़ जाए? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ जाए, तो फर्क क्या आएगा? जी जनाब। जी, हमने ये कहा था कि अगर इसी फॉर्मेट को सामने रखें जो अभी नजर आ रहा है, सिंपल फॉर्मेट को, तो सेल सेम आएगी। ठीक है, सेल सेम आएगी। कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक आएगा, बस ये परचेज कॉस्ट की जगह प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। ट्रेडिंग बिजनेस बनाता है चीज, बना के बेचता है, तो परचेज कॉस्ट लिखने की बजाय वहां पे क्या आ जाएगी बच्चों? प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये मेन फर्क आएगा। बाकी नीचे वाली स्टेटमेंट का फॉर्मेट सेम वही होगा। तो सेल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर हमारी कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक प्लस जी परचेज कॉस्ट की जगह हम यहाँ लिखेंगे करंट प्रोडक्शन कॉस्ट। करंट का मतलब है करंट पीरियड में जितनी आप चीजें प्रोड्यूस करेंगे, करंट प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, माइनस, अब आप कहेंगे ये तो कल वाली बातें सर सारी लिखी जा रहे हैं, उसकी वजह मैंने एक बात कल रह गई थी वो मुकम्मल करनी है, देन आगे चलेंगे। क्लोजिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। ये सेल थी, आगे सारा फॉर्मेट वही है। जीपी, जीपी में से क्या लेस करना है? सेलिंग एंड मार्केटिंग, एडमिन
जी ऑपरेटिंग। तो क्या डिफरेंस हुआ? ट्रेडिंग बिजनेस में परचेज कॉस्ट आती है बच्चों, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रोडक्शन कॉस्ट आती है। समझ आ रही है दोनों की इनकम स्टेटमेंट में? अगली बात जो हमने ये की थी वो ये थी कि जो ये प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है। क्या होती है इसके अंदर? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, और एफओएच कॉस्ट होती है। लेकिन अगर एफओएच को तोड़े तो एफओएच दो तरह के होते हैं, वेरिएबल एफओएच, हाँ जी, वेरिएबल एफओएच, और दूसरी क्या है? फिक्स्ड एफओएच। तो ये आपकी जो करंट प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसके अंदर ये फिर इसका मतलब है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच और फिक्स्ड एफओएच होता है। ठीक है, ऐसे ही था, यही बताया था आपको। अच्छा, हमने इसके बाद अगली बात ये की थी कि करंट प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर में जो डायरेक्ट मटेरियल होता है वो फिक्स कॉस्ट है कि वेरिएबल? डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएबल है, वेरिएबल एफओएच वेरिएबल है, और एफओएच सेमी वेरिएबल है लेकिन कुछ पोर्शन वेरिएबल है, बाकी क्या है? तो मैंने आपसे ये कहा था, दुनिया के तमाम वो कॉस्ट अकाउंटेंट जो इस चीज के सपोर्टर हैं कि जो ये कहते हैं कि आपकी जो फैक्ट्री की फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट है वो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है? फिक्स्ड एफओएच प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है, जिसका दूसरा मतलब है कि वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी पार्ट है। फिक्स्ड एफओएच किसका पार्ट है? प्रोडक्शन कॉस्ट का, विच मींस वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी पार्ट है, विच मींस कि वो ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट का भी पार्ट है। ऐसे तमाम अकाउंटेंट जो कहते हैं कि क्योंकि ये फिक्स्ड एफओएच फैक्ट्री की कॉस्ट है, तो फैक्ट्री की हर कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट है, इन्वेंट्री का पार्ट है। ये जो दुनिया में अकाउंटेंट पाए जाते हैं, ये इनको कहा जाता है कि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के सपोर्टर हैं। किसके सपोर्टर हैं? और सारे रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इसी पे बेस करते हैं। मसला फिक्स्ड एफओएच का है। किसका? तो दुनिया में जो लोग इस चीज के सपोर्टर हैं कि फैक्ट्री में फिक्स्ड कॉस्ट भी हो रही है, फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट भी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट भी है, इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट भी है, वो लोग किसके सपोर्टर हैं? इसके मध्य मुकाबिल एक है मार्जिनल कॉस्टिंग के सपोर्टर। कौन से सपोर्टर हैं? मार्जिनल। मार्जिनल का लफ्ज निकला है वेरिएबल से, इकोनॉमिक्स का लफ्ज है ना मार्जिनल। दूसरी कॉस्टिंग कौन सी है इसके मध्य मुकाबिल? मार्जिनल कॉस्टिंग वाले ये कहते हैं कि चाहे आप फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाएं या ना बनाएं, आपको फिक्स्ड कॉस्ट फैक्ट्री की लाजमन देनी पड़ती है। कम बनाए, ज्यादा बनाए या बिल्कुल ना बनाए, आपको फैक्ट्री का किराया तो देना ही पड़ेगा, आपको फैक्ट्री स्टाफ की सैलरीज तो। वो कहते हैं कि जो ये फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं ये प्रोडक्शन पर डिपेंड, हालांकि ये फैक्ट्री की कॉस्ट है लेकिन क्योंकि ये प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही इसीलिए इसको प्रोडक्शन कॉस्ट से निकाल दो। मतलब ये प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट वो कहते हैं, क्योंकि जैसे ये सेलिंग एडमिन मार्केटिंग ये वो ये खर्चे जो हैं ये आपके प्रोडक्शन करो ना करो ये आपके होने हैं। वो कहते हैं इसको आपने यहां से निकाल के ना, और छोड़ना, इग्नोर नहीं करना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के सेक्शन में ले जाओ इनको निकाल के। कहाँ ले जाओ? वजह, हाँ, नहीं ना हो, कम हो,
ज्यादा हो, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री का किराया 50,000 रुपया है, अब तुम फैक्ट्री में एक भी यूनिट ना बनाओ, ताला लगा के रखो, तब भी तुम्हें मालिक को 50,000 रुपये देने हैं। चाहे तुम 10,000 बनाओ, 30,000 यूनिट बनाओ, जितने मर्जी यूनिट बनाओ, आपको फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री का रेंट पूरा देना पड़ेगा। वो यूनिट के साथ वेरी नहीं ना करता, यूनिट कम बनाओ ज्यादा बनाओ, टोटल किराया सेम है। वो कहते हैं ये जो फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट होती है, ये प्रोडक्शन के कम या ज्यादा होने के साथ चेंज, इसीलिए इनको शामिल करना है, ऐसे ही अपनी अकाउंटिंग को मुश्किल करने वाली बात है। वो कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के सपोर्टर कहते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल लो, वेरिएबल है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लो, और तीसरी चीज क्या लो, फिक्स्ड एफओएच को प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। किसको प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना? जिसका दूसरा मतलब है कि फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट ऑफ सेल के सेक्शन में भी नहीं आएगी, इस पूरे सेक्शन से निकल जानी है। और जानी की तरह इग्नोर नहीं करनी है, वो एक्सपेंस ही, लेकिन उसको प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनाने के बजाय सीधा सीधा जब आप नीचे सेलिंग एडमिन जिधर लिख रहे हैं ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाले सेक्शन में ले जाओ, क्योंकि वो प्रोडक्शन के कम या ज्यादा होने के साथ चेंज नहीं हो रही। तो अब दोनों के काउंटर आर्ग्यूमेंट है, दोनों की अपनी अपनी जस्टिफिकेशन है। आल्दो दुनिया में ज्यादातर अकाउंटेंट इस चीज के हामी है कि भाई फैक्ट्री की जो भी कॉस्ट है वो प्रोडक्शन कॉस्ट में आएगी। फैक्ट्री की वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है, वो किस में आएगी? कॉस्ट ऑफ सेल में भी आएगी। और इसीलिए सारे रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को सपोर्ट करते हैं। मार्जिनल वाले, जो मार्जिनल कॉस्टिंग के सपोर्टर हैं, उनकी बात की अहमियत वहां ज्यादा होती है जहां डिसीजन मेकिंग हो रही हो। क्या हो रही हो? तो मार्जिनल कॉस्टिंग को जब भी यूज किया जाएगा वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाएगा, प्लानिंग के लिए किया जाएगा, इंटरनल अकाउंटिंग के लिए यूज किया जाएगा, मैनेजेरियल अकाउंटिंग के लिए यूज किया जाएगा। क्योंकि मैनेजमेंट को इस चीज से गर्ज होता है कि प्रोडक्शन कम ज्यादा होने से कॉस्ट पे क्या कम ज्यादा हो रहा है। तो फिक्स कॉस्ट तो प्रोडक्शन के कम या ज्यादा होने से कम ज्यादा नहीं होगी। मसला दोनों में फर्क जो है ना, वो डिफरेंस किस चीज का है? फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट का, सेलिंग की फिक्स कॉस्ट का नहीं, एडमिन की फिक्स कॉस्ट का नहीं। फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल होनी है या नहीं होनी। अगर फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल होनी है तो यू आर फॉलोइंग द एब्जॉर्प्शन। अगर फैक्ट्री की फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल नहीं करनी आपने, तो इसका मतलब है यू आर फॉलोइंग। तो दो बातें हो गई, फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में भी शामिल हो, कॉस्ट ऑफ सेल के सेक्शन में भी शामिल हो, या इन्वेंट्री में भी शामिल हो, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में, ये सारा कुछ एब्जॉर्प्शन है। अगर हम फिक्स्ड एफओएच को प्रोडक्शन कॉस्ट से आउट कर दें, जिसका दूसरा मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल के सेक्शन से भी आउट हो गई, जिसका तीसरा मतलब ये है कि इन्वेंट्री कॉस्ट में भी इसे भी निकल गई, तो गई किधर? वो निकल के इग्नोर नहीं हुई, वो उसमें से निकल के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट हो गई। इज इट क्लियर? अच्छा, अब वो निकल के लेस होनी है, उसने निकल के क्या होना है? सेल में से लेस होना है, जैसे बाकी सारे खर्चे लेस हो रहे हैं। तो बच्चे ये कहते हैं अगर उसने लेस होना है तो इससे क्या कोई प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा? अगर तो इन्वेंट्रीज ना हो तो प्रॉफिट सेम होंगे, अगर इन्वेंट्री आ जाए क्वेश्चन में तो फिर प्रॉफिट सेम नहीं होंगे। ज्यादातर एब्जॉर्प्शन में प्रॉफिट ज्यादा निकलेगा, मोस्टली, ऑलवेज नहीं, मोस्टली एब्जॉर्प्शन में प्रॉफिट ज्यादा निकलेगा, और मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? कम निकलेगा। वजह बाद में जाके बताएंगे। ज्यादातर किसमें प्रॉफिट ज्यादा निकलेगा? एब्जॉर्प्शन में प्रॉफिट ज्यादा निकलेगा, और मार्जिनल में प्रॉफिट, उसकी वजह कोई बच्चा बता सके। मतलब अगर सवाल में क्लोजिंग स्टॉक आ जाए या ओपनिंग स्टॉक आ जाए, एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट मोस्टली, ऑलवेज नहीं कह रहा, मोस्टली एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट मार्जिनल से ज्यादा होगा।
नहीं, देखिए भाईजान, जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट में फिक्स्ड एफओएच को ऐड करें तो वो कॉस्ट ऑफ सेल के सेक्शन में सेल में से तो वो माइनस ही हो रही है ना कॉस्ट। कॉस्ट में कॉस्ट जमा करके उसको सेल में से माइनस कर दो, या कॉस्ट को डायरेक्ट सेल में से माइनस कर दो, हो तो दोनों केसेस में वो सेल में से माइनस ही हो रही है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ जी 100 रुपया और 30 रुपए मिला के टोटल 130 रुपए सेल में से लेस कर दो, या दूसरा तरीका ये होता है 200 में से 100 पहले माइनस करो, थले जाके फिर 30 लेस कर दो, गालो थे ही आगे बचन, बात तो वही आ गई। इन एनी केस कॉस्ट में कॉस्ट जमा करके इकट्ठी लेस कर दो या लदा लदा लेस करो। हाँ जी बताएं, आप कह रहे थे नहीं वो ऐड हो रही है उधर लेस हो रही है, बेटा रेवेन्यू में से तो वो लेस ही होनी है। आपको बात समझ आई? आपने क्या की थी, आपका आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट हो गया है। सॉरी, कॉस्ट में कॉस्ट जमा करके या सेल में से डायरेक्ट लेस कर दो, होना लेस ही कॉस्ट में सेल में से। समझ आ गई ये बात, मेरी समझ आई है जी? दसो भाई वजह की ये मैं क्या बोल रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में नॉर्मली प्रॉफिट मार्जिनल के मुकाबले में ज्यादा होता है और वजह फिक्स्ड एफओएच ही है, लेकिन क्या वजह है? ओवरऑल प्रॉफिट की, ओवरऑल प्रॉफिट की जी। हाँ बताएं। जी, और सवाल क्या मेरा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग के मुकाबले में ज्यादा आता है, उसकी क्या वजह होती है, हम वो वजह पे जा रहे हैं। ठीक है, तो सुन लें अब जरा गौर से, होता क्या है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फिक्स्ड एफओएच को प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बना रहे प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट के साथ साथ इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बना रहे हैं। यानी अगर आपकी ये 4 कॉस्ट है ना, मटेरियल लेबर वेरिएबल फिक्स 4 है, तो ये चारों कॉस्ट एब्जॉर्प्शन में इन्वेंट्री में आ रही है कि नहीं आ रही? होता यह है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बेटा फिक्स्ड एफओएच के 2 टुकड़े हो जाते हैं। कितने टुकड़े होते हैं? कुछ पोर्शन इसी पीरियड में चार्ज हो जाता है और कुछ पोर्शन इन्वेंट्री में शामिल होके अगले पीरियड में चला जाता है। नहीं समझ आई? अगला महीना, अगला साल भी हो सकता है, अकाउंटिंग पीरियड। जब भी कोई कॉस्ट इन्वेंट्री में शामिल होती है ना, तो उसका मतलब होता है वो इस साल से निकल के अगले साल जा रही है। मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि सेल में से उतनी कॉस्ट लेस करो जो इस पीरियड में चीजें बिकी हैं। जो चीजें अनसोल्ड है उनकी कॉस्ट को हम माइनस करके कहाँ लेके जा रहे होते हैं, अगले अकाउंटिंग पीरियड में वो एक्सपेंस आउट होगी, इसीलिए क्लोजिंग माइनस करते हैं। तो मार्जिनल में जब मैं फिक्स्ड एफओएच को प्रोडक्शन कॉस्ट और इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं बनाता ना, तो मार्जिनल में फिक्स्ड एफओएच पूरी अमाउंट लेस होती है। मार्जिनल में फिक्स्ड एफओएच की पूरी अमाउंट लेस होती है, एब्जॉर्प्शन में उसका कुछ पोर्शन लेस होता है, बाकी अगले साल चला जाता है। जिस वजह से फिक्स्ड एफओएच के 2 स्लाइस बन जाते हैं, 2 टुकड़े हो जाते हैं, और जो करंट पीरियड में एक्सपेंस आउट होती है वो कम होती है। मेरा ख्याल है बात समझ नहीं आ रही, मुश्किल बात है, टेक्निकल है। फिर तो हो जाएगी, फिर तो सेम होगा ना। जितने यूनिट आपने बनाए हैं, मैं पहले बताया हूं, जितने बनाए हैं उतने बिक गए, नो इन्वेंट्री, तो फिर तो दोनों का प्रॉफिट सेम आएगा। प्रॉफिट में फर्क तब आएगा जब इन्वेंट्रीज हैं। एज्यूम करो ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग है सिर्फ। तो फिक्स्ड एफओएच को जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ सेल में और इन्वेंट्री में शामिल करेंगे एब्जॉर्प्शन में, तो उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। कुछ करंट पीरियड में चार्ज हो जाएगा एज एन एक्सपेंस, कुछ अगले साल में चला जाएगा। अगले साल में कितना पोर्शन जाएगा? जितना पोर्शन परटेन कर रहा है इन्वेंट्री से।
और करंट पीरियड में उतना पोर्शन एक्सपेंस आउट होगा जितनी चीजें बिक गई है। सोल्ड पोर्शन, याद रखें इनकम स्टेटमेंट मैचिंग प्रिंसिपल से बनती है। जब आप सेल लिखते हैं ना तो नीचे जो कॉस्ट ऑफ सेल लिख रहे होते हैं वो तमाम यूनिट की नहीं होती, वो सिर्फ सोल्ड पोर्शन की होती है, सोल्ड यूनिट्स की। नहीं समझ आ रही बात? इज इट क्लियर? एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट नॉर्मली क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि आप फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट का कुछ पोर्शन इन्वेंट्री के जरिए अगले साल बेच रहे हैं। आप पाइन ले जाओ नाल इन्वेंट्री दी कॉस्ट दे नाल, इवन मटेरियल कॉस्ट का कुछ पोर्शन अगले साल जा रहा होगा। ये चारों कॉस्ट का कुछ कुछ पोर्शन जो है ना, ये चारों कॉस्ट, ये जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, ये जो चारों प्रोडक्शन कॉस्ट में आ रही है, इन चारों का कुछ कुछ पोर्शन अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो रहा होता है और कुछ पोर्शन रिमेनिंग इस पीरियड में एक्सपेंस आउट हो रहा होता है। अब ये तकसीम कैसे होती है? वो खुद ही, जब हम इन्वेंट्री की कॉस्ट माइनस करते हैं ना, वो खुद ही तकसीम हो जाती है कि अगले साल कितना पोर्शन चले जाना है तो इतने कितना रह जाना है। अगर सारी चीजें बिक जाए तो फिर इसका मतलब होता है सारे का सारा इसी पीरियड में एक्सपेंस आउट हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट का पोर्शन। कोई पोर्शन अगले साल फिक्स कॉस्ट जाएगी तो आपका प्रॉफिट ज्यादा निकल रहा है, और जाएगी तब जब इन्वेंट्री होगी। नहीं समझ आ रही? समझ आई ये बात आपको? तो होता ये है कि आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड एफओएच प्रोडक्शन कॉस्ट का भी पार्ट है, इन्वेंट्री कॉस्ट का भी पार्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल का भी पार्ट है, जिस वजह से फिक्स कॉस्ट के दो टुकड़े होते हैं, कुछ करंट पीरियड में चार्ज, कुछ अगले पीरियड में, जिस वजह से नॉर्मली, ऑलवेज नहीं कह रहा, नॉर्मली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से। और रिपोर्टिंग वाले सारे जो हैं वो एब्जॉर्प्शन को क्यों मानते हैं? वो कहते हैं जब शेयर होल्डर के हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाए ना तो प्रॉफिट कम ना नजर आए, उसको खुश रखने के लिए प्रॉफिट क्या नजर आए, इसीलिए सारे रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन के सपोर्टर हैं। जी, क्या चीज इन्वेंट्री को रोक के रखे? अच्छा, फिर उससे क्या होगा? ज्यादा होगी तो फिर प्रॉफिट हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन क्यों रोकेंगे आप तो चाहेंगे यार बिक जाए तो सेल बढ़ जाए। इससे बेहतर ये नहीं है कि आप इन्वेंट्री बेच के प्रॉफिट कमा। रोकने से जितना प्रॉफिट बचना ना, उससे ज्यादा शायद बेच के रिकवर हो जाए। सेल लगा के बेच दो, एक्सीलरेट द रेवेन्यू उसे कहते हैं। हाँ, अगर बिक नहीं रहा ना, बेचना चाह भी रहे नहीं बिक रहा, देन आप दो नंबर ये खेल सकते हैं कि आप इन्वेंट्री की वैल्यू ऐसे करें, मेथड वो वैल्यूएशन का फॉलो करें जिसमें इन्वेंट्री की कॉस्ट ज्यादा शो हो, कॉस्ट ऑफ सेल गिरे। वो दो नंबरियां विंडो ड्रेसिंग कहते हैं उसको, वो आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन इन्वेंट्री रोक के प्रॉफिट बढ़ाने से बेहतर होता है बेच के प्रॉफिट जल्दी बढ़ता है, वॉल्यूम का इफेक्ट ज्यादा होता है, पता है आपको? नहीं समझ आई? क्योंकि जो आपकी इन्वेंट्री है वो कॉस्ट पे है और जो आपकी रेवेन्यू है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के साथ है, तो बेटा उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा आपके प्रॉफिट में। नहीं समझ आई? है नई बात स्पिक की मेरी? आप हैं चीज बेच के ज्यादा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो आपने 2 माह रहते हैं तो होल्ड ना करो, बेचो पहले, जब बिकना बंद हो जाए या नहीं बिक पा रही फिर होल्ड करें। अच्छा, मैं अब बात क्या कर रहा था कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, प्रोडक्शन कॉस्ट में कितनी कॉस्ट होती हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच और चौथी, जिसका मतलब क्या होता है प्रोडक्शन कॉस्ट में फिक्स्ड एफओएच है, जिसका दूसरा मतलब है ओपनिंग एंडिंग इन्वेंट्री में भी फिक्स्ड एफओएच है, जिसका तीसरा मतलब है कि फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट ऑफ सेल के सेक्शन में है। मार्जिनल में सिर्फ एक चेंज आएगा, हम फिक्स्ड एफओएच को प्रोडक्शन कॉस्ट से उठाकर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के सेक्शन में सेलिंग एडमिन के साथ ले जाएंगे, जिसका इम्पैक्ट ये आएगा कि प्रोडक्शन कॉस्ट में से फिक्स्ड एफओएच डिलीट हुई, कॉस्ट ऑफ सेल में से डिलीट हुई, ओपनिंग एंडिंग इन्वेंट्री में से फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट डिलीट हुई। ठीक है, जब वो डिलीट हुई तो उससे प्रॉफिट सेम आना जरूरी नहीं है, प्रॉफिट ज्यादा भी आ सकता है, ज्यादातर नॉर्मली मार्जिनल में प्रॉफिट क्या आता है,
कम आता है। और मार्जिनल कॉस्टिंग से जब भी प्रॉफिट निकालेंगे तो मैनेजर चाह रही होगी मैनेजमेंट के पैसा नु ट्रू प्रॉफिट दसो, असल प्रॉफिट बताओ कितना बनता है। ये जो आपने प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन से ज्यादा निकला हुआ है, हम समझते हैं कि ये मिसलीडिंग है। ये चलो पता चले दूसरा कितना कम है, इसलिए ये आप हमेशा मैनेजमेंट के लिए करेंगे। और मार्जिनल कॉस्टिंग की जो भी स्टेटमेंट बनेगी वो कहीं पब्लिश, ये सीक्रेट अकाउंटिंग में इस्तेमाल होनी है। तो अब आपको ये असूल याद रह जाएगा, दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है। फिक्स्ड एफओएच एक में प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है, दूसरों में प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट किसमें नहीं है, पार्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का। इस वजह से ना वो कॉस्ट ऑफ सेल के सेक्शन में आएगा, ना वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ ना मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री निकालो, तो आप इन्वेंट्री में 3 रकमें शामिल करेंगे, मटेरियल, लेबर। लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन से निकाल रहे होंगे इन्वेंट्री की कॉस्ट, तो उसमें मटेरियल, लेबर, वेरिएबल के साथ साथ चौथी फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट भी शामिल करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के। ठीक है, इज इट क्लियर। हमें ट्रेडिंग बिजनेस की तो स्टेटमेंट आनी नहीं, हमें आनी कौन से बिजनेस की है। और मैन्युफैक्चरिंग में भी हमें या एब्जॉर्प्शन से आनी है या मार्जिनल से आनी है। ज्यादातर एब्जॉर्प्शन फॉलो होती है। आई कैप अगर साइलेंट हो तो आपने भी किसको फॉलो करना है, प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए, इनकम स्टेटमेंट के लिए बाय डिफॉल्ट एब्जॉर्प्शन है। मार्जिनल कहे तो करना है। अब आपने इनकम स्टेटमेंट आमने सामने बनानी है, दोनों की प्रेजेंटेशन कैसी होगी, आ जाए जी मेरे साथ, लिखे स्टार्ट करें। आमने सामने ही बनानी है, आप 2 पेज ओपन कर लें, एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट और मार्जिनल की। अजान हो गई है जी, चलो नमाज पढ़ ले फिर आके बनाते हैं। हाँ जी, मैंने कहा था वजू करके बैठिएगा, तो आप ऐसे करेंगे, 10 मिनट है आपके पास, नमाज पढ़ ले जी, फिर आके इसको वो बनाते हैं, स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना है बस। ठीक है, और आमने सामने। चलो शाबाश जी। अब आप कॉपी ओपन कर लें या पहले देख लें, फिर आपको, हाँ ड्राइव पे मिल जाएगा। दूसरा, मैंने ना घुमाना फिराना है, अभी आपको घुमाने से मुराद है पीछे बेसिक में लेके जाना है। तो आपने जरा अलर्ट रहना है, कॉपी शॉपी अगर खोलनी है तो बेसिक्स वाला ओपन कर लें पेज, ताकि आपको बाद में मसला ना हो। मैं भी वैसे यहाँ से दिखा दूंगा आपको रेफरेंस के लिए। तो इसमें बेसिक्स वाला जो चैप्टर है ना, वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो मिसाल के तौर पर कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। आपने वैसे आमने सामने बनानी होगी, अभी पहले लिखेंगे नहीं, देख लें। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और पहले हम किससे बनाएंगे, मैं चलो पहले बना लेता हूँ किस मेथड से जो ज्यादा फेमस है। जो मर्जी पहले बना ले, पेपर में ये कोई कैद नहीं होती। पेपर में क्वेश्चन ही आपको क्या आना है, डाटा दिया होगा, आपसे कहेगा प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ एब्जॉर्प्शन से, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ किससे, मार्जिनल से। फिर दोनों के प्रॉफिट को आपस में टैली करो, दोनों के प्रॉफिट्स को आपस में क्या करो, रिकनसाइल करो। जी देख लें जी, देख लें, अभी बिना बनाए, बस आप अलर्ट रहें, चीजें पूछनी हैं। ये अपलोड हो जाता है ड्राइव पे, ड्राइव का एड्रेस बताया हुआ है, मैं बता भी देता हूँ। ये डेली वो अपलोड कर देते हैं। अच्छा जी, हम किस बिजनेस को पढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग को, मैन्युफैक्चरिंग को। तो ये जो एब्जॉर्प्शन मार्जिनल का पढ़ा है, ये होता ही मैन्युफैक्चरिंग में है। ट्रेडिंग बिजनेस में एब्जॉर्प्शन मार्जिनल का पढ़ा नहीं है। ठीक है, ये जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉब्लम है ही मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मसला। अच्छा, तो सबसे पहली इनकम स्टेटमेंट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, हमने कहा था सबसे पहले क्या आएगी, सेल्स रेवेन्यू। क्या आएगा, सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू लेस, उसमें क्या करेंगे, लेस करेंगे उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेस क्या करेंगे बेटा,
कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो सेल्स ये बाहर आ जाएगी मिसाल के तौर पर, यहाँ आउटर कॉलम, ये जो इनर कॉलम होता है ये वर्किंग के लिए होता है, मेन कॉलम कौन सा है, आउटर कॉलम जो मेन है, सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग, एफ जी का मतलब फिनिश गुड्स होगा पूरे टॉपिक में, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक, प्लस उसमें क्या करनी है, इस करंट पीरियड की, अब वो जो मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट उधर एरो बना के साइड पे लिखी हुई थी ना, वो अब मैं इसके अंदर स्टेटमेंट में ही लिख दूंगा। करंट प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, अच्छा जी, वेरिएबल एफओएच की कॉस्ट, और अगली एब्जॉर्प्शन है तो फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट। इन चारों को मैं बॉक्स बनाकर यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो ये एक्चुअली करंट प्रोडक्शन कॉस्ट का टोटल आ गया। ये जो ऊपर फिगर है ये पता है किस चीज की फिगर है, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट है, और इस दफा की ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। उसके बाद अब इसमें से माइनस करना होगा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग या एंडिंग फिनिश गुड्स का। तो बच्चे ये कहते हैं कि यही फॉर्मेट आपने ऊपर वाला ही लिखा है, बस ऊपर आपने प्रोडक्शन कॉस्ट को स्टेटमेंट से बाहर रखा हुआ था, यही वाला फॉर्मेट है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट को मैंने स्टेटमेंट से बाहर डिस्प्ले किया था, अब मैंने उसको स्टेटमेंट के अंदर ये इधर इनर कॉलम में डिस्प्ले कर दिया। मसला ये नहीं है, मसला ये नहीं है कि ये प्रेजेंट कैसे करना है, मसला ये है कि इनका सीक्वेंस क्या होना है, सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, और नंबर 2 कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट। जी जनाब बताएं जी आप, हमने बेसिक का चैप्टर जब पढ़ा था तो मैंने सिखाया था टोटल सेल रेवेन्यू कैसे निकालना है, बताओ, जाओ जरा नोट्स खंगालो, याद है आपको टोटल सेल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, बाकियों ने नहीं बोलना जी, सेल्स रेवेन्यू कैसे आता है, बाकी सोचें बोलना नहीं जी, सेल्स रेवेन्यू कैसे आता है, बेसिक्स जिन्होंने पढ़ी थी मेरे से, अभी को रिसेंटली पढ़ी है, आते हैं जरा हम नोट्स में पीछे, ये बेसिक्स थी हमारे पास, जो हमने बेसिक, हाँ यही थी, टोटल सेल रेवेन्यू कैसे आती है, ये अब आपने आइंदा याद रखना है कि टोटल सेल, ये रहा फॉर्मूला, टोटल सेल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सेल प्राइस पर यूनिट इनटू, सेल प्राइस दी होगी, वैसे सेल प्राइस ना दी हो तो उसका तरीका होता है कॉस्ट पर यूनिट प्लस प्रॉफिट, यहाँ पर ये होगा टोटल सेल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है सेल प्राइस पर यूनिट इनटू, अब ये मैं बार बार इस पेज पे आऊंगा ये रेफरेंस के लिए, ये मैंने क्या बताया था कि कौन सी कॉस्ट पर यूनिट पे हो तो कैसे निकलती है, और अगर टोटल में कॉस्ट निकालनी हो डायरेक्ट मटेरियल की डायरेक्ट लेबर की तो वो कैसे आती है। उसी के नीचे मैंने बताया था कि अगर आपने सेल रेवेन्यू निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है सेल प्राइस पर यूनिट इनटू सेल यूनिट्स, ये पढ़ा हुआ है हमने, मैं बस वैसे रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक और एंडिंग को बाद में देखते हैं जरा, डायरेक्ट मटेरियल की टोटल कॉस्ट कैसे निकालते थे जी, किसको, अभी भी पूरी बात नहीं बताई, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास होगी, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा था क्या, हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट होगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट होगी, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेल यूनिट से नहीं,
क्योंकि देखो हेडिंग ऊपर हमने क्या दी हुई है, करंट प्रोडक्शन कॉस्ट, और ये प्रोडक्शन फैक्ट्री में होती है, इसमें सेल यूनिट्स नहीं लेने। जो बच्चा इधर सेल यूनिट्स ले लेगा वो थोड़ा गलत कर रहा है, या तो पूरे सवाल में इन्वेंट्री कोई नहीं है तो फिर वहां पर सेल यूनिट और प्रोडक्शन यूनिट बराबर होंगे। तो अदरवाइज बेटा इस सेक्शन में जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट लेनी है और इनटू किससे मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्शन यूनिट से। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स, ये हमने बेसिक्स में पढ़ा है। अच्छा, किसी ने नई भी बेसिक पढ़ी तो वो अब याद रख ले कि अगर एक यूनिट बनाने में 50 रुपए का मटेरियल लग रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय जितने यूनिट्स बनने प्रोडक्शन वो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट नहीं निकल रही, ये टोटल निकल रहा है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में भी था, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। इसी तरह वेरिएबल एफओएच की कॉस्ट पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, एक बात का ख्याल रखना है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एफओएच, आम सारे चैप्टर्स में ये एजम्पशन होती है कि डायरेक्ट मटेरियल एक्चुअल लिया जा रहा होता है। यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल की कौन सी कॉस्ट लेके चल रहे होते हैं, एक्चुअल। ये एक्चुअल पर यूनिट कॉस्ट होती है, अंदाजा नहीं होता, ये एक्चुअल कॉस्ट होती है। लेबर की भी कौन सी कॉस्ट होती है, हाँ। बाकी सारे चैप्टर में जो ओवरहेड्स होते हैं वो एक्चुअल नहीं होते हैं, वो रेट की मदद से हम लिख रहे होते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट, वो एक्चुअल नहीं होते। वेरिएबल ओवरहेड्स भी और फिक्स भी, वो कौन से लिख रहे होते हैं, एक्चुअली लिख रहे होते हैं, बल्कि एब्जॉर्प्शन रेट की बेस पे लिख रहे होते हैं, उनको बोलते हैं एब्जॉर्ब्ड। क्या बोलते हैं उनको, एब्जॉर्ब। यानी एक्चुअल यूनिट्स एक्चुअल होंगे लेकिन जो रेट पर यूनिट है वो एक्चुअल नहीं होता जी। वो बाद में, हाँ, वेरिएंस एडजस्ट होगा, अंडर ओवर एब्जॉर्ब इसलिए आता है ना बाद में। तो सुन लें, इस चैप्टर के लिए आई कैप एज्यूम कर रहा है, इस चैप्टर के लिए सिर्फ आई कैप एज्यूम कर रहा है कि वेरिएबल एफओएच भी एक्चुअल लेने हैं, रेट की बेस पे नहीं ले रहे। क्योंकि वजह ये है, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में जो डिफरेंस का की जो की है ना, वो फिक्स्ड एफओएच है। कौन से एफओएच है, तो आई कैप एज्यूम कर रहा है कि वेरिएबल एफओएच को रेट की बेस पे नहीं लिया जा रहा, वेरिएबल एफओएच को भी एक्चुअल लिया जा रहा है। अदरवाइज पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में बाकी में assumption है कि वेरिएबल एफओएच हो या फिक्स्ड एफओएच हो, जेडे भी एफओएच होंगे वो रेट की बेस पे लिए जाएंगे, एब्जॉर्प्शन रेट की बेस पे, एक्चुअल नहीं लिए जाएंगे। पहले कौन से नहीं लिए जाएंगे, एक्चुअल वेरिएबल एफओएच नहीं लिए जाएंगे, ना एक्चुअल फिक्स लिए जाएंगे, बल्कि रेट की बेस पे लिए जाएंगे। इस चैप्टर के लिए आई कैप एज्यूम कर रहा है ताकि सिर्फ आपको डिफरेंस समझा सके कि मार्जिनल में और एब्जॉर्प्शन में जो असल डिफरेंस है वो किसका है। इसीलिए वो कहता है ये बच्चा एज्यूम करे कि ये भी एक्चुअल होंगे पूरे चैप्टर में इस्तेमाल। बाकी ये वाले जो इस्तेमाल होंगे ये कौन से होंगे, ये एक्चुअल नहीं होंगे। ये कौन से होंगे, एब्जॉर्ब। अब एब्जॉर्ब का फॉर्मूला क्या होता है, वो वही है, ऊपर वाला ही चलना है। इसका फॉर्मूला ये होगा, फिक्स्ड एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट, फिक्स्ड एफओएच का रेट पर यूनिट इनटू, होनी ऊपर वाली शक्ल ही है, लेकिन ये जो रेट होगा ना ये एक्चुअल रेट नहीं होगा। ये कौन सा रेट होगा, ये एब्जॉर्प्शन रेट होगा। ये रेट अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट पे कैलकुलेट हुआ होता है और एक्चुअल डेटे से नहीं कैलकुलेट हुआ होता, बजटेड डेटे से हुआ होता है। पढ़ा है हमने, एफओएच का चैप्टर पढ़ा है, ये जो भी पढ़ा है आपने पहले, नहीं समझ आ रही, ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल है, बट इट इज नॉट एक्चुअल, ये बजटेड रेट से निकला है, बजटेड डेटे से। समझ आ गई है। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में आगे क्या लिखा है, जिनके साथ कुछ नहीं लिखा होता ना वो एक्चुअल है, जिनके साथ मैं एब्जॉर्ब लिख दूं इसका मतलब है उसमें जो मैंने रुपीस पर यूनिट इस्तेमाल किए हैं वो एक्चुअल वाले नहीं हैं।
यूनिट्स एक्चुअली हैं, लेकिन ये जो रेट है ना पर यूनिट वाला, ये एक्चुअल नहीं है। इज इट क्लियर? अब डेफिनेटली क्योंकि ये वाला जो रेट है ये एक्चुअल नहीं है, तो ये जो एफओएच यहाँ पे आ रहे होंगे फिक्स्ड एफओएच, इनमें एरर होगा। होना जरूरी नहीं है, एरर हो सकता है, या हमने गलती से कम लिखे होंगे, या गलती से क्या लिख दिए, कम लिख दिए हो तो उसको बोलते हैं अंडर एब्जॉर्ब, ज्यादा लिख दिए हो तो क्या बोलते हैं, वो डिफरेंस होगा, वो बाद में जाके एडजस्ट करना है कॉस्ट ऑफ सेल में। किस में एडजस्ट करना है? तो अब आपने ओपनिंग स्टॉक प्लस ये किया माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया, तो आपके पास एक जवाब आ गया। इस जवाब को कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल अनएडजस्टेड। क्या कहते हैं इसको? अनएडजस्टेड। अनएडजस्टेड का मतलब है इसमें अभी एक वेरिएंस एडजस्ट होना है। क्या एडजस्ट होना है? वेरिएंस। और वो वेरिएंस किस चीज का है? फिक्स्ड एफओएच का वेरिएंस है। किस चीज का वेरिएंस है? अब ये वेरिएंस कैसे निकलता है? जिसको एफओएच का वेरिएंस आता है उसको ये वेरिएंस भी आता है। जी जनाब बताएं, किसी को पता हो फिक्स्ड एफओएच का वेरिएंस? हाँ जी, तो वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने कहा था दो में से कोई एक लिख सकते हैं। अगर आप ये लिखना चाहें फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब जो ऊपर लिखे माइनस फिक्स्ड एफओएच एक्चुअल तो भी ठीक है। अगर कोई बच्चा लिखना चाहे इस चैप्टर के लिए फॉर्मूला उल्टा भी लिख दे, फिक्स्ड एफओएच एक्चुअल, मैं वैसे पहले वाला इस्तेमाल करता हूँ, मुझे आदत है, एक्चुअल माइनस फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब। अच्छा, मैं प्लस माइनस के साइन की यहाँ पे अहमियत नहीं रखता, मैं ये देखता हूँ ऊपर जो लिखे थे वो कम लिखे थे एक्चुअल के मुकाबले में, तो अंडर एब्जॉर्ब था। अंडर एब्जॉर्ब होगा तो ऐड होगा। अंडर का मतलब है ऊपर कम लिखे हैं ये, अगर ऊपर कम लिखे हैं तो जितने कम लिखे हैं वो ऐड होगा डिफरेंस। अंडर एब्जॉर्ब क्या होंगे? अगर आपको यहाँ पे मिसाल के तौर पर आपने 25,000 लिख दिए ये खर्चे, कितने लिख दिए, और असल में एक्चुअल खर्चे फिक्स्ड एफओएच के 20,000 रुपए के हैं, तो हमने 5,000 रुपए से ये एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, इसको बोलते हैं ओवर एब्जॉर्ब। क्या कहते हैं उसको? ओवर एब्जॉर्ब को कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करना है। अंडर एब्जॉर्ब को तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं इधर ब्रैकेट में एड अंडर एब्जॉर्ब, और लेस क्या करना है, तो अंडर या ओवर, अंडर को ऐड करना है, ओवर को क्या करना है, लेस करना है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ जाएगी, बल्कि इसी को दोबारा लिख लेते हैं, ऐड फिक्स्ड एफओएच अंडर एब्जॉर्ब या लेस फिक्स्ड एफओएच ओवर एब्जॉर्ब। ये करने के बाद जो बाहर कॉस्ट ऑफ सेल आएगी ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेल सही वाली होगी, इसको बोलते हैं एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेल विच इज एक्चुअली एक्यूरेट। ये पहले गलत किसकी वजह से थी? वो जो ऊपर आपने फिक्स्ड एफओएच लिखे थे ना वो एक्चुअल नहीं लिखे थे। दुनिया का कोई अकाउंटेंट ओवरहेड्स को पहले एक्चुअल लिखता ही नहीं, वो लिखता ही एब्जॉर्ब्ड है। पहले क्या लिखता है? बाद में उसने फर्क जितना आया होता है एक्चुअल के साथ बिल बाद में पता चलते हैं, तो वो वेरिएंस एडजस्ट करता है। कभी दुनिया में कॉस्ट अकाउंटेंट पहले एक्चुअल लिखेगा ही नहीं फिक्स्ड एफओएच ना वेरिएबल। वो हम तो सवालों के लिए यहाँ पे वेरिएबल को एक्चुअल लिख रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में हर किस्म के ओवरहेड रेट की बेस पर एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब मींस डिवाइडेड एफओएच हैं जो प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड किए हैं रेट की बेस पे। यहां तक किसी का कोई मसला है तो पूछें, हो जाएगा ये फॉर्मेट याद। इसमें कोई चीज भी नई नहीं है, जो आपने बिखरा हुआ नॉलेज पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है, चाहे बेसिक्स में पढ़ा है चाहे एफओएच में पढ़ा है, हम उसी नॉलेज को अरेंज करके उसकी बेस पर इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब सवाल आता है, प्रॉब्लम आती है
कि ये ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट और एंडिंग स्टॉक की कॉस्ट कैसे निकालनी है, ये सवाल है। ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट और, तो सुन ले जरा, एंडिंग स्टॉक की कॉस्ट में पहले बता रहा हूं। दो तरीके हैं बच्चों। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपने ये जो निकाली हुई नहीं हुई करंट प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल, आप रखें ऐसे, करंट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, नीचे डिवाइड करें प्रोडक्शन यूनिट्स, तो एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? यानी फॉर्मूला क्या बनेगा? करंट प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स, तो ये आ जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक के। ये मेथड नंबर 1 है, जो कि आईकैप भी फॉलो करता है अपनी किताब में। आईकैप कहता है ये बच्चा करे, सिंपल है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो करंट है, टोटल करंट प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय करंट प्रोडक्शन यूनिट्स, तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई इनटू क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। ठीक है। मैं वैसे ज्यादातर ऐसे नहीं करता, मुझे ये आदत नहीं है, मेरा तरीका ये नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं बच्चे से कहता हूँ ये जो आपने ऊपर एक एक कॉस्ट पर यूनिट नहीं ली हुई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल और फिक्स्ड, इन सबको पहले ऐड करो, तो वो यही जवाब आ जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट पूरी। डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ये जो पर यूनिट वाली रकमें नहीं थी, इन सबको करो ऐड, तो वो एक मुकम्मल यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट। बाद में वहीं आ जाना हमने, लेकिन मैं टोटल से पर यूनिट पे नहीं आता, बल्कि पर यूनिट फिगर्स को ऐड करता हूं। तो मेथड नंबर 2 क्या है जी? क्या आपको समझ आया मेथड नंबर 2 पे क्या करना है? मेथड नंबर 2 ये कहता है, जो कि मैं ज्यादातर वैसे उसका सपोर्टर हूं, लेकिन कई दफा मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं ये तरीके पे भी आ जाता हूँ जी। तो मेथड नंबर जो 2 है, जो कि यहाँ वैसे मैं तो मेथड नंबर 1 के तौर पे शो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर यही यूज करूंगा, वो ये है कि हम डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट प्लस लेबर कॉस्ट पर यूनिट प्लस वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट पर यूनिट, ये सब कुछ ऐड करके मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे? स्टॉक के यूनिट्स। ये तरीका, दोनों तरीके काबिले कबूल हैं। और समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? जी बिल्कुल, हाँ जी। तो ये इनकम स्टेटमेंट भी पीरियड एंड पे बन रही है। किसने? नहीं, हमने क्योंकि ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट में एब्जॉर्ब वाले लिए हुए हैं, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन एब्जॉर्ब से ही होती है, एक्चुअल से नहीं होती। ठीक है। मिस फर्क आएगा, आने दो, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा आएगा, एडा केड़ा टेंशन है। IS2 अलाउ कर रहा है हमें। IS2 कहता है 31 दिसंबर वाले दिन अगर आपने ये इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो आपको फैक्ट्री के कई खर्चे हैं जो आपको 15 जनवरी को जाके, 20 जनवरी को जाके, को 15 फरवरी तक कंफर्म होंगे, तो आप तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिले करते जाएंगे। इसीलिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन को टाइमली करने के लिए आप एब्जॉर्ब से ही करें, एक्चुअल से ना करें, चाहे आप पीरियड एंड पे बना रहे हैं। अभी आपके पास एक्चुअल कुछ आ चुके होंगे, सारे नहीं आए होंगे, सारे नहीं एक दिन में आ जाते। नहीं, जरूरत ही कोई नहीं, वो फर्क सिग्निफिकेंट होता ही नहीं, थोड़ा सा फर्क होता है। हम वैसे ही वेरिएंस एडजस्ट कर चुके हैं ना इधर बाद में। ठीक है, पूरा वेरिएंस एडजस्ट कर दिया, हमें जरूरत ही नहीं रहती अगले पीरियड में इन्वेंट्री को एडजस्ट करने की। ठीक है, समझ आती है बात? आपने वो सारा वेरिएंस जो था उसके दो टुकड़े नहीं किए, आपने वेरिएंस पूरा इसी पीरियड में चार्ज कर दिया, ताकि वो जो अगले पीरियड में इन्वेंट्री जाए तो कोई मसला नहीं, थोड़ी सी गलत भी है कोई मसला नहीं, अंडर ओवर एब्जॉर्ब की वजह से। ठीक है, नहीं समझ आई? यानी हम इन्वेंट्री को भी एक्चुअल कॉस्ट पे वैल्यू नहीं कर रहे होते, एब्जॉर्प्शन रेट की मदद से जो कॉस्ट आई थी उस पे वैल्यू कर रहे होते। थोड़ी सी एरर है,
लेकिन इस एरर ने हमारी अकाउंटिंग को टाइमली कर देना है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग डिले नहीं आएंगे अकाउंटिंग में, तुझी बैग फिर बाद टेंशन नहीं लो। दोनों का जवाब सेम आएगा, दोनों का जवाब सेम आएगा। बताता हूँ मैं आपको, मिसाल के तौर पर देखो, सिंपल सी बात है, 15 रुपए इंटू 5,000 यूनिट्स मटीरियल 75 आता है। लेबर 10 रुपए इंटू 5,000 की प्रोडक्शन, ओहो कितना बनता है ये? 50,000। अच्छा जी, वेरिएबल ओवरहेड्स 5 रुपए इंटू 5,000 यूनिट्स 25,000, और फिक्स्ड एफओएच 3 रुपए पर यूनिट इंटू 5,000 यूनिट्स 15,000। टोटल प्रोडक्शन, सॉरी, हाँ जी जी, 1 लाख, हाँ 165,000। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक फॉर एग्जांपल 500 यूनिट्स का, मिसाल दे रहा हूँ, कितने यूनिट्स का है? 500 यूनिट्स का है। तो मेथड नंबर 1 ये कहता है टोटल प्रोडक्शन करंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स 5,000 इनटू क्लोजिंग स्टॉक अगर 500 यूनिट्स का है 16,500। ये मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 2 कहता है कि ये जो ऊपर नहीं थे 15 रुपए, बात उधर ही है, 15 जमा 10 जमा 5 जमा 3 टोटल 33 आ गया। वो सिंपली सिर्फ पर यूनिट निकालने का तरीका फर्क है, और क्या है, वो टोटल से पर यूनिट पे गए हैं, वो एक एक करके पर यूनिट जमा कर लिया। दोनों से 16,500 ही आना है। नहीं ठीक, समझ नहीं आ रही? आ गई? मैथ है। आप समझ आ गई है? उम्मीद है। तो कितने मेथड है जी स्टॉक निकालने के? 2। मैं इनमें से एक करूंगा, लेकिन जो करना है फिर कंसिस्टेंटली वो करूंगा, कभी कभार जहाँ परेशान हो रहा हूँ। लेकिन बताया क्यों है? आई कैप के सोल्यूशन कई बच्चे देखते हैं किताब में से बाद में रिवीजन के वक्त। तो आई कैप ये करता है करंट प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट आ गई, इनटू क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। ओपनिंग के साथ भी ऐसे ही होगा, ओपनिंग के साथ भी यही होगा, लेकिन ओपनिंग स्टॉक क्योंकि पिछले पीरियड से ट्रांसफर होकर आता है, तो उसमें पिछले पीरियड की प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। नहीं समझ आई? हम 2013 के लिए अगर ये कर रहे हैं पूरे साल के लिए, तो 2012 की प्रोडक्शन कॉस्ट से ये निकलता है। समझ आ रही है? यानी उसमें क्या होता है, उसमें सब कुछ ऐसे ही होगा। ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स्ड एफओएच, लेकिन ये सारी रकमें पिछले साल की होंगी। किस साल की होंगी? तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ पिछले साल आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय, जैसे यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है वहां पे क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, आप लिखेंगे ये ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, क्लोजिंग नहीं लिखेंगे। तो होगा क्या? कोई मसला नहीं जी, आ जाए। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस वेरिएबल एफओएच प्लस फिक्स्ड एफओएच पिछले साल की, इनटू ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट ईयर, और इसके साथ लिख देता हूँ करंट पीरियड या अकाउंटिंग ईयर। तो खिचड़ी सी पक गई है अभी, लेकिन पकेगी तो अच्छी बात है, पकेगी तो लदा होगी। यहां तक किसी को कोई मसला? अ, कैसे? नहीं सेम नहीं होगा। हाँ 2013 की क्लोजिंग, 2013 की ओपनिंग जो 2012 की क्लोजिंग, तो जरूरी थोड़ी है कि यूनिट सेम हो पिछले साल के और अगले साल के। जरूरी थोड़ी है कि पिछले साल मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट और अगले साल सेम हो। नो डाउट आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले साल की क्लोजिंग ही अगले साल की क्या होगी, लेकिन वो दी नहीं ना होगी पिछले साल की क्लोजिंग, वो भी आपने निकालनी है। यूनिट्स दिए होंगे, कॉस्ट नहीं दी होगी। हम्म, क्या? सेम होगा?
लेकिन आपके पास 2013 की क्लोजिंग ही नहीं है, कॉस्ट यूनिट है। और यार शहजादे ये देखो, आप जनवरी 2013 से लेकर दिसंबर 2013 आपके पास इस पूरे साल का डेटा मौजूद है। ये क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट मौजूद है, इधर की ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है आपको या तो पिछले साल की क्लोजिंग निकाल लो या इस साल की ओपनिंग की कॉस्ट निकाल लो। ये निकालना आपकी जिम्मेदारी है, नो डाउट चेंज नहीं हुई। अब मैं ये 2013 जनवरी में निकाल लूं या दिसंबर 2012 की डेट पे बैठ के एक दिन पीछे जाके निकालू, गलती होती है ये। लेकिन बेटा इस तारीख पे जो कॉस्ट होगी और इस तारीख की जो कॉस्ट होगी वो सेम नहीं होगी। एक ही बात कर रहा हूँ, और क्या है। इनकम स्टेटमेंट एक ही साल की होती है बेटा। आगे चले, नेक्स्ट। घूम गए हैं आप, हैं ਇਹਦਾ मतलब बहुत ज्यादा पढ़ लिया तुझे आज। अच्छा नेक्स्ट आ जाए। इससे आगे आपकी आम अकाउंटिंग की तरह है कि सेल में से जब कॉस्ट ऑफ सेल लेस की तो फिर क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस किया आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या लेस किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सेलिंग मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन ये वो सब। तो याद रखें, एक होते हैं वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, क्या होते हैं, और एक होते हैं फिक्स्ड सेलिंग मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। फिर मैं बेसिक पर आ रहा हूँ, किस पे आ रहा हूँ जी जनाब, बताएं आप। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा खर्चा वेरिएबल है सेलिंग पे। वेरिएबल सेलिंग खर्चों की क्या पहचान होती है, क्वेश्चन में बता दे फिर तो ठीक है, ना बताए मिसाल दे रहा हूँ। वैसे बताता है 99% वो लिख देता है वेरिएबल सेलिंग है इस चैप्टर में। लेकिन अगर ना बताए तो कैसे पता चलेगा सेलिंग वाली, नहीं क्वेश्चन से कैसे पता चलेगा। नहीं जरूरी नहीं है। और पर यूनिट पे हो सेलिंग कॉस्ट या परसेंटेज ऑफ सेल पे हो तो वो वेरिएबल होती है। ये पहचान बेसिक के चैप्टर में बताई थी। सेलिंग कॉस्ट किस में दी हो, पर यूनिट पे दी हो या परसेंटेज ऑफ सेल पे, ठीक है। तो अगर आपको पेपर में सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट दे दिए हैं, मिसाल के तौर पर आपको सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट पे दे दिए हैं, तो आपने इसको अब मल्टीप्लाई किससे करना है, यूनिट सोल्ड के यूनिट प्रोड्यूस। क्यों, सेलिंग है तो सेल यूनिट से जरूर करेंगे, यूनिट सोल्ड यानी, यूनिट प्रोड्यूस से नहीं। फिक्स सेलिंग गिवन होगी, ये कॉपी कर लेंगे और टोटल लेस करेंगे नीचे। नहीं अभी नेट नहीं आएगा, अभी एडमिन रह गई है। कौन सी रह गई है, एडमिन कॉस्ट। एडमिन कॉस्ट नॉर्मली फिक्स होती हैं। एडमिन कॉस्ट नॉर्मली क्या होती हैं बेटा, फिक्स होती हैं। अगर ना भी बताया जाए, ये हमने चैप्टर नंबर और बेसिक में पढ़ा था कि एडमिन कॉस्ट अगर साइलेंट हो तो एडमिन कॉस्ट फिक्स होती हैं। तो अब आपने इसमें से एडमिन लेस करनी है। और एडमिन कॉस्ट के बारे में अगर एग्जामिनर साइलेंट होना तो ये मैं बता रहा हूँ कि मोस्टली ये क्या एज्यूम होगी, फिक्स। ये नीचे वाला हिस्सा तो आपको इतना कोई वो नहीं है, मतलब चेंज नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, या इसको नेट प्रॉफिट भी लिखते हैं कुछ लोग। अच्छा, इसके बदले मुकाबिल अब हमने स्टेटमेंट जो बनानी है वो कौन सी बनानी है, बिल्कुल इसके पैरेलल बनानी है, ताकि हम देख सकें कि दोनों स्टेटमेंट में कहाँ डिफरेंस आता है। तो कई बच्चों को ये स्टेटमेंट में डिफरेंस, सारा चैप्टर खत्म हो जाता है, सिलेबस खत्म हो जाता है, पेपर आने वाले होते हैं और उनको ये फॉर्मेट नहीं आता होता। तो ऐसे मलंग बच्चे इस दुनिया में पाए जाते हैं। फिर दंदियां काट के वो खा देते हैं, नहीं सर कर लूंगा। हम्म। अच्छा, हालांकि इसमें को बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, मैं सीधा सीधा फॉर्मेट भी लिखवा सकता था। लेकिन चीज़ें बताने का मकसद एक्सप्लेन करने का है कि आपको याद रखना बाद में
आसान हो जाए। तो जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग से बनाएंगे तो असल चीज जो है ना वो इसमें वो ये है, असल जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो क्या है, फिक्स्ड है। तो बेटा सेल रेवेन्यू, जो एब्जॉर्प्शन में सेल रेवेन्यू है ना, सेम वही अमाउंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेम। सेम का मतलब है कि आपको एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल में सेम लिखनी है तो दोबारा कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत, कॉपी करें। अब मैं असल चीज यहाँ पे हमने देखनी है, लाइन आइटम का सीक्वेंस, और कौन सी फिगर सेम होगी और कौन सी फिगर एब्जॉर्प्शन के मुकाबले में डिफरेंट होगी। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि कॉस्ट ऑफ सेल के सेक्शन में फिक्स्ड एफओएच शामिल, तो यहाँ हेडिंग चेंज हो जाएगी। हाँ जी, से कॉस्ट ऑफ सेल लिखने की बजाय हेडिंग में आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, जिसकी वजह से होगा क्या कि ये जो ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है इसमें भी लिखा जाएगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक। ये चेंज होगी फिगर बेटा, ये कभी सेम नहीं आएगी। जो फिगर एब्जॉर्प्शन में आई है मार्जिनल में सेम वो फिगर डिफरेंट आएगी। क्यों डिफरेंट आएगी? क्योंकि इसमें 4 फिगर ऐड हुई थी फिक्स्ड है, उसमें 3 है फिक्स्ड है, कुछ नहीं है। सेम कभी भी नहीं आएगी, ये बच्चे गलती करते हैं। और आई कैप सबसे पहले देखते ही स्टॉक्स है, अगर ये सवाल आ जाए कि बच्चों ने ओपनिंग स्टॉक की फिगर एब्जॉर्प्शन में क्या लिखी है और मार्जिनल, इसी तरह फौरन दूसरी चीज वो देखता है क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट एब्जॉर्प्शन में क्या लिखी है और मार्जिनल में क्या लिखी है। इसके बाद आगे यहाँ था करंट प्रोडक्शन कॉस्ट, तो यहाँ पे ऐड होगा करंट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, उसके नीचे जो ये आएगा डायरेक्ट मटेरियल सेम आएगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सेम वही आएगी जो एब्जॉर्प्शन में थी। तीसरी चीज वेरिएबल एफओएच सेम वही आएंगे जो यहाँ थे, तीनों का टोटल करेंगे तो ये वेरिएबल करंट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। इसके बाद इसमें से लेस करनी है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक, ये फिगर सेम नहीं आएगी। तो यहाँ थी ना फिगर एब्जॉर्प्शन में और जो मार्जिनल में, ये दोनों क्या आएंगी, डिफरेंट। हाँ भी बताएं कैसे निकलेगी, मार्जिनल में कैसे निकलेगी? जी, दो तरीके जो थे वही दो तरीके चलेंगे। पहला तरीका ये है, ये टोटल करंट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, ठीक है, इनटू क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट। दूसरा तरीका जो इन्होंने बताया, जैसे मैं कहता हूँ कि एक एक चीज जमा करो, मटेरियल जमा करो, लेबर पर यूनिट जमा करो, वेरिएबल एफओ जमा करो, क्या चीज जमा नहीं करनी? तो एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स, यानी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट प्लस वेरिएबल एफओएच। अभी तो देखने में बहुत आसान लग रहा है, जब सवाल आता है तो फिर आप उसमें गलतियां बहुत करते हैं, लापरवाही कर जाते हैं और प्रेशर भी होता है। हाँ जी, तो ये आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। अब इसमें कोई वेरिएंस फिक्स्ड एफओएच वगैरह नहीं है, ये ऊपर वाली तीनों फिगर एक्चुअल हैं। तीनों कौन सी हैं? इसीलिए यहाँ पे वेरिएंस नहीं आएगा, ये फिगर डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल की बाहर चली जाएगी, ये एडजस्टेड ही है, ठीक है। तो ऊपर सेल थी और ये क्या आ गई है, और ये जो कॉस्ट ऑफ सेल होगी वो एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट ऑफ सेल से क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि इन्वेंट्री की अमाउंट जो थी ये डिफरेंट थी, ओपनिंग इन्वेंट्री डिफरेंट थी और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या थी, डिफरेंट। मटेरियल सेम था, लेबर सेम थी, वेरिएबल एफओएच सेम थे। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, हाँ यहाँ से फिर एक और चीज चेंज होगी,
ये जो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का सेक्शन लिख रहे होते हैं, इसमें से वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऊपर ले जाना है। मतलब जैसे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल है, वैसे पहले वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लेस करने हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग वाले कहते हैं कि खाली फैक्ट्री की वेरिएबल कॉस्ट नहीं इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से भी पहले वेरिएबल वाले लेस करने हैं। कौन से वाले? लेकिन ये ना हो कि ये आप इसको उठा के पहले लिख दें, सीक्वेंस यही रखना है, कॉस्ट ऑफ सेल का सेक्शन पहले वेरिएबल में और फिर वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन से ऑपरेटिंग? तो इसमें एक ही चीज होती है वेरिएबल ऑपरेटिंग में, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस या सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंसेस। बताओ भाई, जो अमाउंट यहाँ लिखी थी और जो वहां लिखोगे सेम होगी कि डिफरेंट आपके ख्याल से? जो यहाँ सेलिंग वेरिएबल लिखे थे ये वाले, जो यहाँ लिखेंगे बताएं। हाँ जी, ये सेम अमाउंट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें फिक्स का मसला नहीं है ना, फिक्स्ड एफओएच का फर्क है, फिक्स सेलिंग में भी कोई फर्क नहीं। जब आप इसको लेस करते हैं ना, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट का कोई लफ्ज नहीं होता। ग्रॉस प्रॉफिट का लफ्ज वहां पे सेल में से ये दोनों तरह की वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद जो बचता है उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्या कहते हैं उसको? कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट को अदा करने के लिए आपके पास कितने पैसे बचे हैं, ये बची हुई अमाउंट है जिसमें से आपने अभी अदा क्या करनी है, फिक्स कॉस्ट अदा करनी है। तो सेल माइनस क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस वेरिएबल ऑपरेटिंग। इसको कई बच्चे कहते हैं सर इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं हर किस्म की वेरिएबल लेस करनी है? जी, सेल में से हर किस्म की वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल प्लस वेरिएबल दोनों दोनों लेस करके ये जो आपके पास रकम आएगी, ना उसमें ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना उसमें कोई और, उसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है। उसके बाद इसमें से अब आपने हेडिंग देनी है हर किस्म की टोटल फिक्स कॉस्ट। तो सबसे पहले जो कॉस्ट ऑफ सेल में से निकाली थी बाहर, कॉस्ट ऑफ सेल में से जो बाहर निकाली थी वो कौन सी थी? फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट। और एक्चुअल वाली, एब्जॉर्ब वाली नहीं, एक्चुअल वाली। फिर फिक्स सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस ये भी एक्चुअल होते हैं वो। और आखिर में क्या है? एडमिन में जो फिक्स्ड है, यानी हर किस्म की फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो आपके पास जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आखिरी लाइन आइटम को प्रॉफिट ही कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। हाँ, उधर एब्जॉर्ब लिए थे, बाद में वेरिएंस एडजस्ट कर दिया था ना। ये देखो, एब्जॉर्ब लेके बाद में जब वेरिएंस एडजस्ट किया खुद ही एक्चुअल में कन्वर्ट हो गए, इधर एक्चुअल डायरेक्ट उठा के कॉपी करके। ठीक है, उधर मैंने क्या लिया था, अंडर सॉरी एब्जॉर्ब लेके ना बाद में वेरिएंस एडजस्ट किया था, बात घुमा के एक्चुअल पे ही आ गई। इधर डायरेक्ट एक्चुअल लिखने हैं। ये प्रॉफिट आ गया मार्जिनल में, ये प्रॉफिट आ गया किसमें? एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं एब्जॉर्प्शन में और मार्जिनल में इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन सी लाइन आइटम्स में फर्क है बताएं। लाइन आइटम्स वन बाय वन, सेल में कोई डिफरेंस नहीं, ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट में डिफरेंस है, करंट प्रोडक्शन कॉस्ट में फिक्स्ड एफओएच नहीं लेने। ठीक है, क्लोजिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट में डिफरेंस, ये जरूर साथ याद रखना है। ये बल्कि ये तो सेम आएंगी, सेम सेम सेम। ये जरूर आपने याद रखना है कि इनमें से कौन सी फिगर सेम है। सेम का मतलब एब्जॉर्प्शन से मैच करती है कि फर्क है। तो मेन जो आपको डिफरेंशिएटिंग फिगर नजर आएंगी वो आएंगी, एक तो ओपनिंग स्टॉक, दूसरा मेन डिफरेंशिएटिंग फिगर क्या आएगी? क्लोजिंग, जिससे डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ सेल पे फर्क आ जाना है। ये तो जवाब है ना, तो ये तो जवाब फर्क आएगा, लेकिन असल में जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ना मार्जिनल में और एब्जॉर्प्शन में, वो फिक्स्ड एफओएच की वजह से ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट में और
क्लोजिंग की कॉस्ट फर्क होगी, और याद रह जाएगा। चलो कल आपसे पूछेंगे, बस आज इतना ही। कल हमने इस फॉर्मेट की करनी है प्रैक्टिस। किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है। जी जनाब, कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है, याद रह जाएगा। फॉर्मेट चेंज किया है मैंने पिछली दफा से, ठीक है, और सवाल भी चेंज हुए थोड़े बहुत, इसीलिए आप जब वो मैं सवाल करवाऊंगा तो साथ साथ आप पॉइंट आउट करते जाइएगा, नोट्स है नए नए ना ले। जी जनाब, कोई सवाल पूछना हो किसी ने तो मैं हाजिर हूँ, अदरवाइज कल आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जी कोई सवाल है? आ जाए पूछें जो मसले मसाइल हैं, बाकी जा सकते हैं जिसका कोई सवाल नहीं है बच्चे का। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।